गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 20 नवंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस एंड द फर्स्ट आर्टिकल। और आज की सबसे पहली खबर ये है कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप का फिनाले हार चुका है। लेकिन ठीक है, आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस बात से बहुत सैड हो गए होंगे। उन्हीं को ये बता रही हूँ कि ठीक है, हार जीत होती रहती है, यही स्पोर्ट्स है और यही खेल खेलने की स्पिरिट आपकी होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि आप अपनी हार को भी एक्सेप्ट कर सके। और इस चीज़ से हम भी ये सीख सकते हैं। एक हो सकता है एक आध बार आपने टेस्ट दिया, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उस समय पे अपनी हार को एक्सेप्ट करिए, दोबारा मेहनत करने के लिए चलिए। ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया अब मेहनत करना छोड़ देगी क्योंकि वो वर्ल्ड कप हार गए, नहीं, वो और मेहनत करेगी और कहेगी कि हम हारे हैं कुछ कारणों की वजह से, उन कारणों से जीत पाएंगे और उसके बाद फिर से दोबारा मैदान में उतरेंगे। तो यही एक सबक हम ले सकते हैं इस चीज़ से। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे दूसरे जो आर्टिकल है, यहाँ पे कुछ बताए हुए हैं, पॉइंट्स बताए हुए हैं कि इंडिया के हारने के क्या कारण थे। जैसे कि पहला उसमें पॉइंट आपका था पिच का थोड़ा सा स्लो होना, ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी इंडिया की तरफ से ही लगाई गई थी कि ऑस्ट्रेलियन इसको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसका नाम ही ये है कि कैसे अभी तक इंडिया एक भी मैच नहीं हारा था और मतलब बेसिकली वो फिनाले में पहुँचते ही वो एक मैच हार गए। तो कहीं ना कहीं होमवर्क की यहाँ पे मिस्टेक रह गई। ऑस्ट्रेलिया ने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ था, उन्होंने पिच को अच्छे से समझा था, उन्होंने जब टॉस जीता तो उस समय पे जिस तरफ की उन्हें फील्ड चाहिए थी उसको उन्होंने सिलेक्ट किया। तो ये सब बातें हैं हमारे लिए नॉट इम्पोर्टेंट। तो चलिए अब हम कुछ और मुद्दों पे बात करते हैं। जैसे पहला आर्टिकल आपका आरबीआई द्वारा है। आरबीआई ने आपका एक सर्वे किया है, ठीक है, और आरबीआई ने उसके बाद बताया कि यहाँ पर बहुत सारे आपके फ्रॉड लोन ऐप्स चल रहे हैं और ये सबको अवेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो लोन्स वगैरह ले रहा है, जो डिजिटली कम एजुकेटेड है, टेक्निकली चैलेंज्ड पर्सन है, तो आप उनको बताइए कि ये कितना ख़राब चीज़ है। आप किसी भी ऐप पे ऐसे भरोसा मत करिए। ऐसे ही ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन के, एनबीएफसी बन के आपसे लोन ले लेते हैं। और कारण इनका क्या है लोन लेने का, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि प्रॉब्लम आती कहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है भारत सिंह के नाम से, जो कि आपके एक यूपी के गांव में रहते थे, जिसमें उन्होंने 15,000 रुपये आपके किसी ऐसे ही ऐप से उधार ले लिए। उनको अपनी बहन की शादी करवानी थी, कुछ चाहिए होगा 15,000 रुपये का, उन्होंने ले लिया। लेकिन अब जो है बुराई शुरू होती है इसके बाद। अब उसने वहाँ पे अपनी आईडी वगैरह लगाई। आईडीज़ की जब आप वो लेते हैं तो वो मांगते हैं आपसे आपकी गैलरी को देखने की परमिशन, ठीक है। जब वो आपकी गैलरी की परमिशन ले लेते हैं तो अब आपकी जो फ़ोटो की इमेज गैलरी है उसके अंदर जो भी वीडियो है, जो भी फ़ोटो है, अब हर चीज़ उनके पास चली जा चुकी है। हर चीज़ उनके पास खुल सकती है। वो किसी टाइम भी आपकी किसी फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं, कुछ भी। इसके अलावा वो मांगते हैं आपसे आपके फ़ोन नंबर्स की परमिशन, ठीक है। तो अब आपका जो फ़ोन नंबर है, जितनी भी आपकी कॉन्टैक्ट की लिस्ट है, जितने भी, मान लीजिए आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में समथिंग 300 आपके कॉन्टैक्ट सेव हैं, वो सभी अब उनके पास पहुंच गए हैं। थर्ड, वो आपसे लेंगे आपकी लोकेशन की परमिशन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा इशू इसी में होता है। अब उनको पता है एग्जैक्टली आपका घर कहाँ है, हर चीज़ के बारे में उनको पता चल चुका है। यहाँ पे आरबीआई द्वारा बताया गया है कि ये लोग कोई देसी ऐसे ही मतलब बेसिकली साहूकार टाइप लोग हैं जो अपना एक ऐप बना के काम कर रहे हैं। ये सबसे पहले आपको फ्लड करेंगे किस चीज़ की, एड्स की, ठीक है। सोशल मीडिया पे फेक ये लोग आपको एड्स वगैरह देंगे, इंसान को दिखाएंगे कि हम तो कितने अच्छे हैं, हमसे लो, हम आपको फ्री में दे देंगे, 2 मिनट में लोन दे देंगे। उसके बाद जब आप ऐप डाल लेते हो तो आपसे ये आपकी हिस्ट्री का, एसएमएस का, गैलरी का, कॉन्टैक्ट्स का, इन सभी चीज़ों का आपसे वो मांगते हैं, ठीक है, परमिशन। और देखिए आपने एसएमएस की परमिशन दे दी तो आपने जितने मैसेज कभी भी किसी को किए हैं वो आपके पास आ गए, इनके पास चले गए हैं। आपने अगर अपनी, आप ये कह रहे हैं हिस्ट्री की अगर आपने परमिशन दे दी तो आपने आज तक जो भी सर्च किया है गूगल के ऊपर, जो भी, वो सब इनके पास चला गया, जो अभी तक डिलीट नहीं हुआ है, राइट। तो पूरी हिस्ट्री इनके पास है कि आपने क्या सर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो। थर्ड वे पे ये करेंगे कि आपको एडवर्टाइज इंटरेस्ट देंगे। ये कहेंगे कि रेट्स तो आपके लो हैं, लेकिन जो एजेंट होंगे ना वो आपसे मनी बहुत ज़्यादा मांगेंगे। मान लीजिए इन्होंने 15,000 रुपये आपको 2% के रेट पे दे दिया, 3% के रेट पे दे दिया, लेकिन जब आप वापस करने की बात आएगी तो ये कहेंगे कि नहीं, हमने आपको 15,000 तो दिए थे लेकिन आप हमें 20,000 वापस कीजिए।
क्यों? क्योंकि अब ये आपको क्या करेंगे, अब्यूसिव करना शुरू कर देंगे, अब्यूज़ करना शुरू कर देंगे। आपको बोलेंगे कि हमारा आपके पास ये कंटेक्ट है, हमारा आपके पास ये फ़ोटो है, हमारी आपकी ये फ़ोटो है, अब हम इसको सोशल मीडिया पे ये कर देंगे, ठीक है, सबको दिखा देंगे। या आपके पेरेंट्स के पास कॉल कर करके बोलेंगे कि आपका जो भी है, ये आपके कोई फैमिली मेम्बर है, कोई भी, बेसिकली जितने भी लोगों का कांटेक्ट आपने किसी नाम से सेव किया हुआ है, ये आपके फ्रेंड्स सभी को फ़ोन कर करके आपकी बेइज्जती करेंगे। ऐसे ही केस पहले भी बहुत हो रहे हैं जहाँ पे लोगों ने परेशान होकर सुसाइड तक कर लिया था, और अभी भी ये घटना जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तंग होकर, परेशान होकर इनको ज़्यादा पैसा दे देते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में इसके बाद आपकी आती है शेम, कि शर्म से लोग इस चीज़ के लिए बाहर भी नहीं आ पाते और किसी को बताते भी नहीं है, वो जाके कहीं पे शिकायत भी दर्ज नहीं करवाते हैं। जैसे भारत सिंह ने एक बड़ा आपका दिल दिखाया, उन्होंने बाहर आए, वो निकले और उन्होंने अपनी शर्म छोड़ के इस मुद्दे को, घटना को दिखाया। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो निकल पाते हैं इसके ऊपर। अगर आपको इस चक्कर को और अच्छे से समझना है तो आपका डिस्कवरी जो होता है उसके ऊपर इसका पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, आप लोग चाहें तो वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलती हूँ उत्तरकाशी टनल न्यू 5 पॉइंट्स रेस्क्यू प्लेन। तो हम पिछले दिवाली से ही एक्चुअली ये देखे जा रहे हैं कि कैसे उत्तरकाशी का जो आपका उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जहाँ पे आपका गंगोत्री धाम है, आप वहाँ पे एक टनल बनाना चाहते थे और उस टनल के अंदर वो काम चल ही रहा था। कहाँ से थी ये टनल? लगातार आपकी ये सिलकियारा साइड से चल रही थी। सिलकियारा बारोट टनल के नाम से इसका नाम होने वाला था, ठीक है, सिलकियारा बारकोट। लेकिन यहाँ पे कुछ जो मज़दूर थे, जो लेबर थे, वो काम कर रहे थे अंदर, वो सुबह सुबह 5:30 बजे बाहर निकलने आए तो एकदम से टनल जो है वो बंद हो जाती है। कुछ जो ऊपर का स्ट्रक्चर था, पहाड़ी टाइप था, वो उसके ऊपर गिर जाता है, वहाँ पे डेब्रीज हो जाती है और वो लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। अब आप खुद ही देखिए कि ये कितने दिनों की बात हो चुकी है, ऑलमोस्ट 7-8 दिन की बात हो चुकी है और लगातार वो लोग वहीं पे फंसे हुए हैं। 41 पीपल, 41 लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं, उसको अभी तक बाहर नहीं निकाल पाए हैं। बहुत सारी बातें हुई थी पहले, जो ये बात कर रहे थे कि हम ट्रेंच लेस आपकी जो टेक्निक है उससे इसको निकाल देंगे, लेकिन वो भी यहाँ पे सफल नहीं हो पाई। और अब 5 और स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही हैं। क्या क्या हैं आपकी वो 5 और स्ट्रेटजीज़? चलिए देखते हैं। आपकी वो 5 और स्ट्रेटजीज़ जो है उसमें 5 अलग अलग एजेंसीज़ लग रही हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की 5 अलग अलग एजेंसी। इनमें से आपकी पहली जो है वो है आपकी ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। सेकंड आपकी है यहाँ पे SJVNL, ये क्या होगी आपकी? ये होगी आपकी सतलुज जल विद्युत निगम। थर्ड आपकी यहाँ पे लगी हुई है RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। फोर्थ आपकी यहाँ पे है NHIDCL यानी कि ये आपकी होगी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिफ्थ आपकी यहाँ पे है THDCL, ये क्या है? तहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये 5 है। इसके अलावा ब्रो भी यहाँ पे लगी हुई है आपकी। ये क्या होती है? ब्रो यहाँ पे है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये मिलिट्री द्वारा जो भी रोड्स बनाए जाते हैं, मिलिट्री के पर्सनल यहाँ पे होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो लोग ही यहाँ पे रोड्स को बनाते हैं। ये 6 एजेंसीज लगी हुई है और अब ये एक नई टेक्निक लेके आ रही है। कह रही है कि हम 3 तरफ से ड्रिलिंग करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम वर्टिकली ड्रिलिंग करेंगे। देखिए आप एक बात सोचिए, यहाँ पे मैं फिर से आपको एग्जांपल देने के लिए ये बनाती हूँ। ये हमारी टनल है, ओके, और इस टनल में ये अब आपका भरा हुआ है, पूरा डेब्रीज भरी हुई है, राइट, कोई स्पेस ही नहीं है, कोई बाहर नहीं आ पा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हम, क्योंकि ये नीचे से अगर यहाँ से ड्रिल करे जा रहे हैं तो ऊपर से फिर से नीचे गिरा जा रहा है, गिर जा रहा है, इसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। इनका बोलना है कि हम 3 तरफ से ड्रिल करेंगे। हम पहला करेंगे वर्टिकली, ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से इसको काटेंगे। दूसरा हम करेंगे हॉरिजेंटली, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 3 तरह से आपका ऐसे ड्रिलिंग करने वाले हैं और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि हम इसको सक्सेसफुल करके दिखाएंगे। आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। और जो आपका प्रो है, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने आपके लिए यहाँ पे रोड बनाया है।
ये क्या बना है यहाँ पे, ये आपका एक रोड बनाया है जिसके ऊपर जाके ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग है ये हो सके। तो इस तरीके से अभी कुछ नया प्लान आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपना एडिटोरियल पेज पे, जहाँ की आपकी बात हुई है प्लान टू मैनेज स्टबल। स्टबल क्या होता है, आपका जो फसल होती है, कोई किसान फसल करता है, उसके बाद जो बचा हुआ चारा होता है, मतलब कि चारा आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं, या बचा हुआ रेजिडुअरी बोलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको चारे की तरह इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है लाइफ स्टॉक के लिए। तो कुछ ऐसी जो रेजिडरी चीज़ें हैं, जो ऐसे स्टपल बच जाता है, उसको बोलते हैं स्टपल। इसके अलावा यहाँ पे ये लिखा है आर्टिकल एडिटोरियल आपका रमेश चांद एंड श्वेता सैनी द्वारा। ये कह रहे हैं कि क्यों ना हम इसके सॉल्यूशन पे बात करें कि इसका कैसे मतलब कि समाधान हो सकता है। लगातार हम देख रहे थे दिवाली से पहले और दिवाली के बाद कि कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन में ये अपनी भूमिका निभाता है। 40% से ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन आपका 3-4 स्टेट्स में होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, वो आपका किस वजह से होता है, वो आपका होता है स्टपल बर्निंग की वजह से। 2 PM 2.5 और PM10 को ये यहाँ पे निकालता है। पटाखे भी इन दोनों चीज़ों को निकालते हैं। प्री के लिए आपका सवाल हो सकता है, याद रखिएगा, ये निकालता है। यहाँ पे पहले थोड़ा पास्ट में जाते हैं, कहते हैं कि पहले जो आपका होता था ना, फोडर यहाँ पे सही शब्द होगा चारे के लिए, कि पहले कुछ लोग ऐसे थे जो फोडर की तरह इसको इस्तेमाल कर लेते थे, ठीक है। लेकिन बाद में ऐसा पता चला किसानों को कि इसके अंदर सिलिका जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो उनका लाइफ स्टॉक है, एनिमल्स वगैरह, वो इसको खाना पसंद नहीं करते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको चारे की तरह, फोडर की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया। और पहले जो एक नॉर्मल किसान होता था वो क्या करता था, वो आपका ये एक फील्ड मान लीजिए आप इसको, ठीक है, ये आपका एक खेत है। वो क्या करेगा, इसके अंदर आपका धान यानी कि पैडी उगाई जाएगी। सबसे ज़्यादा आपकी जो प्रॉब्लम है वो पैडी से ही यहाँ पे होती थी, ठीक है। यानी कि आपकी जो चावल का ये बचा हुआ स्टबल होता है, इसी को अभी किसान ठीक तरीके से नहीं कर पाते। ये आपके पैडी के प्लांट्स वगैरह हैं, निकले हुए हैं। अब इनको काटने का टाइम आ गया है। अब कोई भी फार्मर क्या करेगा, वो एक अपने और अपने परिवार के साथ क्या करेगा, 1990s में इस खेत के अंदर एंटर करेगा, जाएगा और म्यूचुअली यहाँ से इनको काट देगा, बिल्कुल नीचे से, ज़मीन के पास से इनको काटेगा, ताकि उसको कोई और काम ना करना पड़े, यानी कि ज़मीन में। और यहाँ से काट काट कर वो इनको एक जगह इकट्ठा कर देगा। अब ये एक जगह थे, अब इसने यहाँ पे इनको इकट्ठा किया। अब वो इनको बांध लेगा, ठीक है, इकट्ठा करके बांधेगा। वो इनको अपने सर पे मैन्युअली उठा करके, आप लोगों ने कभी ना कभी हो सकता है कि ऐसा देखा हो, अब वो इनको अपने सर पे उठाएगा और अब वो जाएगा इनको दूसरी जगह पर लेकर। क्यों जाएगा दूसरी जगह पर लेकर, क्योंकि अब उसे क्या करना है, इनमें से राइस को निकालना है। तो सर पे उठाया हुआ है उसने, और ये हाथ में इसको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कैसे उसने सर पे उठाया हुआ है। नीचे वो चलता है दोबारा से, नीचे जाके अब वो किसी जगह पे, किसी एक कोई स्पेस होगा, मान लीजिए ऐसा कुछ उसने बनाया हुआ है, वो अब इनको अपने ही हाथों से, अपने हाथों में पकड़ पकड़ कर और यहाँ पे पीटने लगेगा, जोर जोर से इसके ऊपर मारेगा। कोई सरफेस है और यहाँ से आपका जो राइस है इस पैडी से वो निकल कर नीचे गिरने लगेगा, यानी कि बेसिकली इकट्ठा होने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। राइस आपका निकल रहा है इनमें से। अब वो क्या करेंगे, अब जो फार्मर है वो यहाँ पे लेके जाएंगे इस बचे हुए को। राइस उन्होंने निकाल लिया है, इकट्ठा कर लिया है, वो बार बार जो भी लेडीज़ हैं वो इकट्ठा कर करके राइस को यहाँ पे इकट्ठा कर चुकी हैं, ठीक है, और यहाँ से उठा रही हैं। और इसके बाद फार्मर्स जो हैं वो इस बचे हुए रेजिड्यू को आपका कहीं पे डाल देंगे, ठीक है, किसी थोड़े से एक एरिया के अंदर वो उसको डाल देंगे, खेती के थोड़े से एरिया के अंदर, और वो धीरे धीरे गल कर धीरे धीरे ख़त्म होके डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। पहले का प्रोसेस आपका ये पूरा होता था कि कैसे खेत में कटाई से लेके फिर उसकी जो छटाई होती थी और वहाँ से लेते हुए वो ख़त्म कैसे होता था। लेकिन अब ऑथर बता रहे हैं कि अब आपकी जो क्रॉप, हम चलते हैं फील्ड के अंदर दोबारा, ये आपका खेत है। अब क्योंकि बहुत सारी कैंपेन का इस्तेमाल हो रहा है। कैंपेन क्या होती है, कैंपेन आपका जो है वो एक तरीके से एक मशीन है, इसलिए उसको कंबाइंड हार्वेस्ट एप्रीहेंसर भी बोला जाता है। अब ये क्या करेगी, ये एक मशीन है और ये मशीन आपकी दिखाई देती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये एक मशीन है,
मतलब बेसिकली समझ जाइए कि एक मशीन है, ये आएगी, ये आपके जो ये है ना, इनको सिर्फ इतना 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 काटेगी, बिल्कुल ऊपर से जहाँ से आपका राइस निकलता है बिल्कुल वहाँ से काटेगी। पहले देखिए फार्मर्स बिल्कुल नीचे से काट रहे थे, लेकिन ये ऊपर से काटेगी। और बीच का जो ये बचा हुआ आपका एरिया है, आपका जो इतना पोर्शन बचा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना पोर्शन बचा हुआ है। इतना जो प्लांट्स के पोर्शन आपके बचे हुए हैं, ये इनको छोड़ देते हैं वहाँ पे खेत के अंदर, ये पूरा काटते ही नहीं है। अब जो ये खेत के अंदर खड़े हैं, तो अब इनके लिए फार्मर्स को दोबारा मेहनत करनी पड़े कि वो दोबारा से यहाँ से उसको काटे और उनको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। इससे आसान उन्हें लगता है कि इनमें आग लगा दी जाए, फायर यहाँ पे लगा दी जाए, सो दैट जो भी इसमें से कुछ निकलेगा, अभी वो ऐश निकलेगी, वो भी आपकी सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगी। ऐसा कुछ फार्मर्स का मानना, और वो ऐसे ही कुछ स्टेप्स फिर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे फिर जो ऑथर हैं, जो आपके यहाँ पे ऑडिटोरियल लिख रहे हैं, उनका मानना है कि यहाँ पे दो कारण है। पहला तो है आपका कंबाइंड मशीन का कारण, दूसरा यहाँ पे है पावर सप्लाई में जो आप सब्सिडीज दे रहे हो, इसी वजह से ये और बढ़ रहा है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, पावर सप्लाई है, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो पावर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हैं तो पानी को नीचे से ज़मीन के लेवल से उठा पाते हैं। और अगर आप पंजाब और हरियाणा में 1990s के बाद, जहाँ पे पंजाब में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिल्कुल फ्री है फार्मर्स के लिए, देखेंगे कि 60% से ज़्यादा पैडी का कल्टीवेशन बढ़ गया है, क्योंकि पानी लाना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहा है। हरियाणा में ये डाटा 40% से बढ़ चुका है, क्योंकि हरियाणा में आपकी इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स के लिए फ्री नहीं होती है, लेकिन सब्सिडाइज होती है, ठीक है। तो ये आपका डाटा यहाँ पे बढ़ जाता है, और इसी वजह से ये दो चीज़ें जो समस्या बनी हुई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो क्योंकि ग्रीन फ्लैग होता है हमारा, तो चलिए सॉल्यूशंस भी हम ग्रीन से ही लिखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या बोलते हैं आपके, सॉल्यूशन बात करते हैं कि दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला तो आप पॉलिसी को दोबारा से सोचिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब्सिडाइज दे जा रहे हैं और फिर वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये हर साल ऐसा होता है कि आपका स्टबल जो है वो बढ़ता है, जलता है, और ये हर साल बढ़ ही जा रहा है, क्योंकि खेती बढ़ रही है। तो वैसे भी हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि वहाँ से पैडी की कल्टीवेशन बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, या जो आपको सब्सिडी या जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन जो हम करते थे वो कम हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऑथर कहते हैं अगर ऐसा नहीं कर सकते तो क्यों ना ऐसा करें कि हम जो आपको सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी में दे रहे हैं वो आपको फ्री ना देते हुए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर दे, कुछ पैसे आपके पास भेज दें। और जितना अगर महंगाई में इलेक्ट्रिसिटी की महंगाई बढ़ेगी उसी हिसाब से आपका डायरेक्ट जो पैसा भेजा जा रहा है वो भी बढ़ जाएगा। इससे ये कहते हैं कि इससे जो किसान है वो देख कर सोच कर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, मीटर लगे हुए होंगे उनमें आएगा, कुछ पैसा वो खुद के पास बचाने की भी कोशिश करेंगे, कहीं पे इस्तेमाल भी करेंगे। तो इससे शायद 3-4 साल के अंदर अंदर सुधार देखने को मिले। दूसरा सॉल्यूशन ये बताते हैं कि आप जो आपका जो रेसिडुअरी बचता है, जो बचा हुआ आपका स्टेबल बच जाता है, कंबाइंस वगैरह के जो आपका काटती हैं जब आपके पैडी की फसल को, तो तब आपको क्या करना चाहिए, धान की फसल काट दी गई है, वो पूरा खेत में बचा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि फार्मर मेहनत करे कि वो उसको काटे तो आपको एक मार्केट बनानी पड़ेगी। स्टेट जो है उनको एक मार्केट का बनाना पड़ेगा कि वो लोग उनसे उस बचे हुए स्टबल को खरीद ले, सो दैट क्या हो, उनकी जो मेहनत उन्होंने की है उसका पैसा उन्हें मिले, कॉस्ट मिले। कि मेहनत ऐसे फ्री में कोई मतलब इतना ज़्यादा कोई क्यों करेगा, राइट। तो इसीलिए एक मार्केट, ये कहते हैं कि इनका इस्तेमाल भी हो रहा है। पहली बार हमारा जो इथेनॉल होता है उसका निर्माण किया जा सकता है इसके द्वारा। और ये हमारे लिए जो इतना ज़्यादा हम बेसिकली एक तरीके से तेल के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो बाहर से आएगा, सऊदी से आएगा, आपका यूएई से आएगा, उससे अच्छा है कि हम थोड़ा बहुत प्रोडक्शन जो हमारे पास है उसी की अपनी एक सप्लाई मार्केट बनाएं, ठीक है। ये कहते हैं इसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक साल में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 3-4 साल के बाद आपको रिजल्ट जो है इसका वो बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ऐसा ऑथर का मानना, और मेरा भी मानना कहीं ना कहीं यही है कि ये जो मार्केट वाली बात है ना, समस्या जब तक समस्या है जब तक आप उनको कोई अल्टरनेटिव नहीं दे रहे हो, राइट। अगर आप फार्मर्स के पास कोई और अल्टरनेटिव होगा ही नहीं, कुछ और उनके पास रास्ता है ही नहीं, तो वो छुप कर या फिर डर कर वो आग लगाएंगे अपने स्टबल को, क्योंकि उनको नई खेती के लिए
भी अपनी ज़मीन तैयार करनी होती है, इतनी मेहनत करने के पास उनके पास लेबर नहीं है, अभी लेबर आपकी चीप नहीं है, तो वो क्यों करेंगे, वो इतना एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे क्यों? वैसे भी उनकी इनकम देखी जाए तो वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो इसको अफोर्ड कर सकें। इसी वजह से अगर उनको पैसा मिलता है, अगर उनका जो ये बची हुई स्टबल है इसको खरीदते हैं मार्केट के अंदर, स्टेट खरीदती है कि चलिए हम इतना पैसा देंगे, तब वो एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, तब वो अपनी कॉस्ट बचाएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक भी दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा एक्सप्लेन्ड पेज की तरफ। पहला आर्टिकल जो कि हमने कल बहुत अच्छे से कर चुके हैं हम लोग, वो है कि क्यों हाई कोर्ट ने हरियाणा का जो प्राइवेट सेक्टर जॉब कोटा है उसको कम कर दिया है, मतलब ख़त्म कर दिया है। कैसा? ये एक्ट आपका पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स की बात करता है आपके संविधान के अंदर, आर्टिकल 12 से लेते हुए आर्टिकल 35 तक। ये कहते हैं कि इसके साथ ये मेल जोल में नहीं है। ये आपका कौन से आर्टिकल को तोड़ रहा है? फंडामेंटल राइट्स में ये आपका तोड़ता है आर्टिकल 16 को, जो कि आपकी बात करता है कि कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक है, सिटीजन है, वो आपका कहीं पे भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, उनको बराबर के अवसर दिए जाएंगे, कहीं भी किसी भी पार्ट में वो जाके अपना एम्प्लॉयमेंट का काम कर सकते हैं। ठीक है, अपना एम्प्लॉयमेंट का काम वो कहीं पे भी जाके कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले 2018 के अंदर आपका एक आंध्र प्रदेश सेम बिल लेके आता है। ठीक है, सबसे पहला बिल ये एक स्टेट लेके आई थी। ये कहते हैं कि जो 2/3 आपके जो लोग होंगे, जो वर्कर होंगे और जो आंध्रा के अंदर काम करेंगे किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर, वो सिर्फ 2/3 आंध्र प्रदेश के ही होने चाहिए, स्टेट के होने चाहिए। ऐसा ही कुछ एक साल बाद हरियाणा लेके आता है। हरियाणा का जो बिल है उसका नाम था हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020। ये भी कहता है कि 75% जो लोग होंगे वो लोकल होंगे। और लोकल कौन माने जाएंगे? जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल होगा, जो उस स्टेट के निवासी हैं, जो उस स्टेट में रहते होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि वैसे तो हो सकता है आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल हो या किसी और स्टेट का डोमिसाइल हो, लेकिन अगर आपका इस सवाल प्रीलिम्स में या कहीं पे भी आ जाता है तो आपको हमेशा मानना है कि डोमिसाइल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सेंटर का होता है, सिर्फ इंडिया का होता है, वो कभी भी स्टेट का नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप काम करती है। राइट, सिंगल सिटीजनशिप। आप सिर्फ भारत के निवासी हैं, आप किसी स्टेट के निवासी नहीं हैं। यूएसए की तरह आप कैलिफोर्निया के भी निवासी हैं और अमेरिका के भी निवासी हैं, ऐसा नहीं होता। आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होती है। इंडिया में ड्यूअल पॉलिटी तो होती है कि आपकी सेंटर भी पॉलिटी कर रहा है, यानी कि राजनीति आपकी चल रही है, और स्टेट आपका स्टेट भी कर रहा है, सेंटर एंड स्टेट, जो कि एक दूसरे के हायरार्की में नहीं आते, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल एक दूसरे से। ठीक है, सेंटर अलग है, स्टेट अलग है। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वो एक दूसरे के हायरार्की में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, हाई कोर्ट छोटा है। फिर आपके आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, फिर आपके और आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, फिर आपके आते हैं क्या, सेशन कोर्ट, फिर आपके ऐसे ऐसे करते करते सब हायरार्की में है कि वो बड़ा, फिर ये छोटा, फिर वो बड़ा, फिर ये छोटा, ये सब होता है। लेकिन आपका जो संविधान है, आपकी जो स्टेट है, वो इसको बताता है कि कोई भी स्टेट एक दूसरे के नीचे या ऊपर नहीं है, सबका अपना अलग अलग है। राइट, इसीलिए 7th शेड्यूल जो है आपका संविधान का, वो क्या करता है? 7th शेड्यूल आपका बताता है कि सेंटर के पास कितनी पावर है। ठीक है, समथिंग अभी आपकी 82 समथिंग है। फिर आपसे पूछता है स्टेट के पास कितने काम है जो खुद कर सकता है, वो 92 है। फिर कंकरेंट की पूछता है कि कंकरेंट में कितने हैं, वो भी 57 समथिंग है। तो ये सब वो इसीलिए बताता है कि दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट और काम कर सकते हैं। खैर, हमारे लिए आज जानने के लिए क्या ज़रूरी है, मैंने आपको बहुत अच्छे से इस आर्टिकल को कल पहले ही समझा दिया था हर चीज़। तो किसी को अगर ये जानना है तो आप जाके कल वाली वीडियो प्लीज़ एक बार देखें। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको पहले 8-10 मिनट के अंदर वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज हमारे लिए एक सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, किस में स्पेसिफिक हो जाता है? प्रीलिम्स में। मैं आपको सिखाती हूँ। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट को कि आप ऐसा करिए कि ये जो आपके पास केस आया, इसको 4 हफ्तों के अंदर अंदर इसको करना था। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था इस केस के ऊपर। अब ये क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ऑर्डर दे रहा है, तो ये आपकी क्या होती है, क्यों ऑर्डर दे रहा है? क्योंकि सबसे पहली बात हमें सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको कुछ समझाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, वो रिट आपकी जारी करता है। अब ये रिट क्या होती है? रिट बेसिकली
मतलब एक नेम है, बेसिकली एक कानून आप लगा के सकते हो, ठीक है, या फिर ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हो, राइट, कि ये दो चीज़ें, इसी का नाम रिट है। लेकिन जब भी आपका जो रिट जारी होती है, वो वैसे तो हाई कोर्ट भी कर सकता है, दोनों ही, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनसे नीचे कोई नहीं, उनसे नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो नहीं कर सकते। ये दोनों रिट्स को जारी करते हैं, राइट, अपने अपने से नीचे कोर्ट के लिए। जैसे हाई कोर्ट किसके लिए करेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए करेगा, सुप्रीम कोर्ट किसके लिए करेगा, किसी भी कोर्ट के लिए कर सकता है, हाई कोर्ट के लिए भी, किसी के लिए भी। ओके, तो अब हमें समझना है कि रिट्स एक्चुअली में होते कैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वहाँ पे रिट को आपको इस्तेमाल कर सकता है जहाँ पे आपकी बात आती है फंडामेंटल राइट्स की। क्यों, ऐसा क्यों होता है जी? ऐसा आपका इसीलिए होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपका गारंटर है। किस चीज़ का गारंटर है? फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि कैसे आपका जो आर्टिकल 32 है संविधान के अंदर, वो बात करता है रेमेडी टू गो कोर्ट, ठीक है, रेमेडी टू गो सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर कोई इंसान को ऐसा लगता है कि स्टेट ने उसके किसी भी मौलिक अधिकार को तोड़ दिया है, तो वो डायरेक्ट आपका जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। अब ये क्या है? आर्टिकल 32 आपका खुद में एक फंडामेंटल राइट है। आपका कोर्ट के पास जाने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है। जैसे आपको जीने का अधिकार है, जैसे आपके साथ हमेशा अवसर जो है आपको बराबर के मिलेंगे, आपके ऊपर किसी जेंडर, किसी धर्म, किसी रेस, किसी रिलीजन, किसी कास्ट के ऊपर स्टेट आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की आपको मोहलत देता है। नहीं तो अगर किसी अदरवाइज कौन जा सकता है सुप्रीम कोर्ट? पहले आपको किसी सेशन जो कोर्ट जो है वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है, फिर आपका वो जब कोई फैसला सुनाएंगे तो आप अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर वहाँ से आप हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचना आसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई चाहता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी आपको डायरेक्टली मिला हुआ है। और यहाँ पे जो हाई कोर्ट होता है, वो जब अपनी रिट्स को जारी करते हैं तो वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं करते। वो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो कर ही सकते हैं, किसी और काम के लिए भी वो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट पे कोई रिट जारी कर सकते हैं। तो ये हमें समझना होगा, ठीक है, अदर्स काम के लिए भी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि जो हाई कोर्ट है उसके पास ये शक्ति थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, नहीं कि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट इशू कर रहा है या किसी और काम के लिए भी कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यहाँ पे किसके लिए करेगा? फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो ये आपका यहाँ से दिखता है कि कैसे हाई कोर्ट का जो स्कोप है रिट को जारी करने का, वो वाइड है, वो चौड़ा है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये चौड़ा है और ये कम है, क्योंकि यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का दिखा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये आपका हो जाता है हाई कोर्ट का स्कोप और ये है आपका सुप्रीम कोर्ट का स्कोप। तो यहाँ पे आपकी जो ज़्यादा स्कोप है वो किसका दिखाई दे रहा है? आपको कौन ज़्यादा बड़ा दिख रहा है? वो आपको दिख रहा है यहाँ पे हाई कोर्ट। तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए एक लाइन मैंने आपको बता दी है। अब हम समझते हैं कि इतनी देर हमने रिट्स पे क्यों लगाई है। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट 4-5 तरीके की रिट्स को आपका निकालता है। पहली रिट्स उनमें से होती है, वो होती है आपकी हैबियस कॉर्पस, ठीक है, हैबियस कॉर्पस। सेकेंड आपकी जो रिट होती है वो होती है आपकी मैंडामस, मैंडामस। थर्ड आपकी जो रिट होती है वो होती है आपकी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। और फोर्थ आपकी रिट होती है यहाँ पर, सॉरी मैं लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन इसके बाद से चलिए मैं आपको बोल बोल के समझाती हूँ कि फोर्थ जो आपकी रिट होती है वो होती है सरसरी रिट। जो आपकी मैंडामस रिट होती है ना, वो आपको बोलती है डू इट। हम कमांड देते हैं, जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमांड दी है हाई कोर्ट को कि 4 हफ्तों के लिए इस काम को करके दिखाओ। तो ये क्या हुआ कि मैं बोल रहा हूँ करो इस काम को, ये होती है आपकी मैंडामस। हैबियस कॉर्पस होता है कि जिसने आपके उसको तोड़ा है उसका शरीर हमें लाओ। कॉर्पस का तो आप मतलब समझ ही रहे हो, तो दैट इज डिफरेंट कि उस इंसान को, स्टेट को, उसको बॉडी को हमें रिप्रेजेंट करो। थर्ड आपकी होती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन किसी चीज़ को मना करना होता है। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए हाई कोर्ट ने ये काम उठाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये केस आपका फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को प्रोहिबिशन जारी करेंगे कि अभी जहाँ पे हो इस केस को छोड़ दो। वो होगी आपकी प्रोहिबिशन रिट।
फोर्थ आपकी होती है सर्सरी। सर्सरी क्या होती है, जैसे अभी केस हाई कोर्ट के पास था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अभी दिया कि काम करो इस पे, लेकिन अगर अभी आपका हाई कोर्ट फाइनल वो जो था उनकी बेसिकली जो फाइनल इंटरप्रिटेशन होती है उसको अगर वो दे देते, फाइनल ऑर्डर दे देते, तो अगर उसके बाद जो रिट जारी की जाती है ना कि ये फाइनल ऑर्डर ठीक था या नहीं था, राइट, लेजिस्लेशन के हिसाब से ठीक है नहीं है, उसको बोलेंगे सर्सरी, कि सब कुछ हो चुका है, ऑर्डर आ चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट जारी किया, वो होगी आपकी सर्सरी। और आपका कुओ वारंटी होती है आपकी लास्ट रिट, जो कि बात करती है एक वारंट के हिसाब से कि किस अथॉरिटी या किस वारंट को ये जब कोर्ट इशू करता है तो वो करता है कि कोई क्लेम जो एक इंसान लगा रहा है किसी पब्लिक ऑफिसर पे, उसकी इंक्वायरी करी जाए। ठीक है, ये ऐसी रिट होती है। तो ये आपकी रिट्स जो होती हैं ये, तो हमें बस यहीं पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने किस रिट का इस्तेमाल किया। उन्होंने हाई कोर्ट को बोला है कि ऐसा काम करे, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल आपका किस रिट का, मैंडेमस रिट का। डू इट, वी कमांड, हम आपको कमांड कर रहे हैं ऐसा करने की। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा आर्टिकल है यहाँ पे द अदर्स ऑयल इंपोर्ट। ठीक है, क्या हो रहा है कि बहुत सारा इंडिया जो है वो ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है, वो बहुत मात्रा में इंडिया का बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया। अब अगर हम 1 साल के अंदर अंदर का डाटा देखें कि पहले हम जितना मंगाते थे उससे 1.5 गुना ज़्यादा हम तेल मंगा रहे हैं। पैसे की बात करें, क्योंकि महंगाई बढ़ी है तो 2 गुना हमारा ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है। 1.5 गुना तेल लेने में हमारा डबल पैसा ज़्यादा जा रहा है जितना आप पहले देते थे। ये कहते हैं कि 2022 और 21 का जो डाटा है उस हिसाब से 2023 में हमने जो तेल मंगवाया है वो मंगवाया है $16.7 बिलियन का। ठीक है, और अगर वैसे वैल्यू में ध्यान दिया जाए तो ये पता चलता है कि 16.5 मिलियन टन हमने ये मंगवाया है। और इंडिया के अंदर भी इसका प्रोडक्शन होता है। इंडिया के अंदर हम इसको बना पा रहे हैं 10.3 मिलियन टन के हिसाब से, जो कि ऑलमोस्ट 38% हो रहा है कि टोटल जो तेल हमारे यहाँ पे है उसका 38% इंडिया खुद बना रहा है। अगर इसको कंपेयर करें 2004-05 के डाटा के साथ तो इंडिया लगभग 60% खुद अपना तेल बनाता था। 20% हमारी जो खपत है वो कम हो गई है, प्रोडक्शन कम हो गई है। इसका क्या मतलब है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो इंडिया के ऊपर इंपोर्ट्स को बढ़ा रहा है। और एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं पा रहे क्योंकि हम खुद ही अभी तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए, हम अपना ही नहीं कर पा रहे, तो बाहर क्या भेजेंगे, राइट। तो ये हो रहा है कि जो हमारी सेल्फ सफिशिएंसी थी वो घट रही है। प्रोफाइल जो है डोमेस्टिक ऑयल्स की उसमें देखा जाए तो कपास का हम ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं। इसके अलावा जो धान होता है उसके ऊपर का जो मस्क होता है उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। पाम ऑयल्स वगैरह सिर्फ 5% ही भूमिका निभा रहा है। और मस्टर्ड ऑयल एक लौता ऐसा है, मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल, जो आपका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में भाग दे रहा है। 30 से 40% यही हम जो है इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और इसके बाद ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा MSP निभाने की ज़रूरत है, फार्मर्स को ज़्यादा इनिशिएटिव देने की ज़रूरत है ताकि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और ताकि इंडिया के अंदर जो ये महंगाई है इन सब चीज़ों में वो कम हो सके। आप देखेंगे कि कैसे सरसों के तेल का भाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, राइट। तो ऐसे ही हर तेल बहुत ज़्यादा आपको महंगा दिखेगा। कैसे, जब ग्लोबली महंगाई जाती है किसी भी, आप जो ब्लू कलर से देख रहे हैं ये आपको दिखेगा ग्लोबल महंगाई, और जो आप ये रेड कलर से ऑरेंज कलर से यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको दिखेगा डोमेस्टिक तेलों के रेट के ऊपर महंगा या सस्ती या महंगी दर होने पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब आपकी महंगाई ग्लोबली बहुत ऊंची जा रही है 27% से 124% पे, वहाँ पे इंडिया की भी 7 से जाके 19% तक का इन्फ्लेशन हो जाता है। हम लोग ये जानते हैं कि कैसे RBI ने बोला हुआ है कि हर महंगाई को सिर्फ 2 से 4% या 6% के आपको दायरे के अंदर रखना है, लेकिन जब यही 19 तक चला जाता है तब इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है, राइट। तो RBI को भी फूड इन्फ्लेशन की कैटेगरी में इसको डाल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि बात करता है कि डिबेट चल रही है कि जो पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जो न्यू नेशनल आपकी एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था 2020 के अंतर्गत, उसमें बोला गया था कि कम से कम 6 साल का बच्चा होना चाहिए जब उसको आप पहली क्लास के अंदर, क्लास फर्स्ट के अंदर एडमिशन करवाने जा रहे हो। लेकिन बहुत सारी स्टेट ने
इसको अभी तक लागू नहीं किया। उन्हीं में से एक स्टेट आपकी दिल्ली भी है, यानी दिल्ली भी है, और दिल्ली के अंदर भी अभी तक इसको लागू नहीं किया गया। एटलीस्ट इस साल तो ये अभी लागू और होने वाला है नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है करिकुलम की। अब यहाँ पे कुछ डाटा लेके आया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अगर जितनी छोटी एज से स्कूल जाने लगे उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा है, वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव में भाग लेंगे, ज़्यादा समझेंगे। लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है, चलिए उसको देख लेते हैं एक बारी। बहुत सारी रिसर्च की गई है इस पे। रिसर्च के दौरान ये पता चलता है कि जो रीडिंग की उम्र होती है ना बच्चे की, वो 11 साल तक उसकी जो एबिलिटी है, उसके अंदर जो भी आपका सक्षम है, राइट, वो सिर्फ और सिर्फ बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि आप 3 साल के बच्चे को डाल देंगे तो वो कुछ ज़्यादा कर पाएगा। ये एक रिसर्च नहीं बोल रही है, ऐसी रिसर्च बहुत सारी की गई है, जैसे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया है। इसके अलावा आपकी जो और कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऐसी बहुत सारी रिसर्च को अंजाम दिया है, और वहाँ से ये डाटा निकल के आया है कि ऐसा बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई बच्चा, अगर आपने उसको 6 साल की उम्र से कम किया है ना, जैसे 5 साल का आपने कर दिया, तो हाँ उनका एटीट्यूड पढ़ाई को लेके थोड़ा नेगेटिव ज़रूर हो जाता है। इसका क्या मतलब है? आपने अपने जीवन में कुछ बच्चों को देखा होगा जो पढ़ना इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं पढ़ के, और ज़्यादातर बच्चों को देखा होगा जो पढ़ने जाने से पहले बहुत रोते हैं, बस में बैठने से पहले रोते रहते हैं, चिल्लाते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। और लगातार खासकर भारत के अंदर बहुत सारे नौजवानों का जो एटीट्यूड है वो भी पढ़ाई को लेके नेगेटिव होता है। वो करना नहीं चाहते हैं लेकिन दबाव में उनको करना पड़ रहा है। तो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं उम्र का एक ऐसा फ़र्क है कि छोटी उम्र से ही वो काम जो नहीं करना चाहते हैं और जो उनको नहीं आ पा रहा है, जो उनकी अभी सक्षमता उनके अंदर है ही नहीं उस काम को सीखने की, लेकिन फिर भी प्रेशर के अंदर माँ बाप उनको वहाँ पर डाल देते हैं और बच्चे का एटीट्यूड जो है वो हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अदर कंट्रीज़ के साथ भी इसको कंपेयर किया। जैसे अमेरिका में ज़्यादातर जो ये समय है वो 5 से 5.5 साल की उम्र में ही आप पहली बार लिया जाएंगे। जो सबसे मॉडर्न और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंट्रीज़ है, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन और जो आपकी ये कंट्रीज़ है, इनके अंदर बच्चों की उम्र पहली बार जो है आपका पहली क्लास में डालने की वो 7 साल मानी गई है। ठीक है, उनकी निर्धारित उम्र है ये। क्या 7 साल तक बच्चा कुछ और नहीं सीखता है? जाता है, प्ले स्कूल्स में चला जाता है। यूरोप जैसी कंट्रीज़ में भी, जहाँ पे उनको पढ़ाई ना सिखा के एक्टिविटीज़ के साथ सिखाया जाता है कि बच्चों ऐसा खेलो, बच्चों ये करो, वो सब चीज़ें जो है वो वहाँ पे प्ले स्कूल का काम निर्धारित कर देता है, जो कि आपका रेगुलर स्कूल्स जैसा नहीं होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ। तो यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ में भी ये उम्र जो है वो 6 साल ही रखी गई है। और भारत का भी एक तरीके से मैं कहूँगी कि एक अच्छा स्टेप है आगे बढ़ने का। हमारे जो प्रेशर है शिक्षा का, शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव है वो ज़रूरी था, और बहुत अच्छा स्टेप ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्योंकि भारत एक फेडरल है और क्योंकि एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है, पहले वो आपकी सेंटर के पास थी लेकिन फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, और अब वो एजुकेशन जो है वो ज़्यादातर स्टेट और सेंटर दोनों के लिस्ट में आती है। तो इसीलिए 7th शेड्यूल जो मैंने आपको ऊपर बताया था संविधान के बारे में, तो इसीलिए यहाँ पे स्टेट ही ज़्यादा उसको निर्धारित कर सकती हैं। ठीक है, तो आपका यही एक कहीं ना कहीं सवाल बन जाता है। RTE एक्ट जो हमारा पहले लाया गया था 2002 के अंदर, वो भी आपकी बात कहता है कि कोई भी बच्चा जो 6 साल से 14 साल का है उसको फ्री में एजुकेशन दिलवाना उसका एक मौलिक अधिकार है। इसको जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था आपका DPSP के अंदर 86वें अमेंडमेंट के दौरान। ठीक है, 86th अमेंडमेंट 2002 में आपका संविधान के अंदर होता है, जो कि यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, अखबार से नहीं तो किताबों से याद रखना चाहिए कि तब आपका जो राइट टू एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा का अधिकार है, उसको संविधान के अंदर अलग से जोड़ा गया था। तो यहीं पे आज हमारा आर्टिकल ख़त्म होता है। आप लोगों के पास भी आसपास कोई बच्चे हैं, छोटे बहन भाई हैं, तो उनके आपको अगर अच्छा कहीं ना कहीं एक विकास करवाना है, डेवलपमेंट कराना है, तो ध्यान दीजिएगा कि उनके ऊपर ज़्यादा छोटी उम्र में ज़्यादा प्रेशर ना डाला जाए। सो यहीं पे आज का न्यूज़पेपर ख़त्म करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अभी तक जो भी यहाँ पे सुन रहा था उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। लगातार लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हर
फेलियर से आज में हमारे देश जो है उनके ऊपर अगर हम किसी चीज़ में हारे हैं तो ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा लेते रहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।